हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मैं सोनाली। ठीक है, तो मैंने आपको जो पिछली क्लास पढ़ाई थी उसका टॉपिक था भारतीय भाषाएं। ठीक है, भारतीय भाषाएं की मैंने आपकी 2 क्लास ली थी, तो आई होप कि आपने उन्हें अच्छे से याद कर लिया होगा और रिवीजन कर लिया होगा, क्योंकि वह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक था जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यूपीएससी में तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो जो मैं आज का अपना टॉपिक होगा वह होगा प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार। ठीक है, प्रमुख रचनाएं और रचनाकार होंगे और वह किससे संबंधित है ये मैं आपको बताऊंगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन देंगे। ऑप्शन नंबर पहला है आपका ऑप्शन विष्णु शर्मा, बी नारायण पंडित, ऑप्शन नंबर सी है आपका नागार्जुन, ऑप्शन नंबर डी है वात्स्यायन। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी हितोपदेश के बारे में। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। हितोपदेश भारतीय जनमानस तथा परिवेश से प्रभावित उपदेशात्मक कथाएं हैं। क्या है यह भारतीय जनमानस से संबंधित है। ठीक है, क्या है यह उपदेशात्मक कथाएं हैं। हितोपदेश की कथाएं अत्यंत सरल है। क्या है जो हितोपदेश की कथाएं है, यह क्या है, बहुत ही सरल है। ठीक है, आगे देखेंगे विभिन्न पशु पक्षियों पर आधारित कहानियाँ, इनकी खास विशेषताएं। मतलब क्या है कि हितोपदेश में क्या किया गया है, जो विभिन्न पशु पक्षी है ना, उनके आधारित कथाएं बताई गई है। ठीक है, आगे देखेंगे रचिता ने इन पशु पक्षियों के जो माध्यमिक से कथा शिल्पा की रचना की है। मतलब कि क्या आएगा कि जो पक्षियों को मतलब वो क्या सोचते हैं, वो किस तरह से बातें करते होंगे, इस तरह की जो कल्पना है वो उन्होंने बताई है। ठीक है, इसमें पशुओं की नीति की बातें करते हुए दिखाया गया है। इस पुस्तक के जो लेखक है वह कौन है, नारायण पंडित है। ठीक है, एक बार रिपीट करती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहेगी आपकी रहेगी हितोपदेश भारतीय जनमानस तथा परिवेश से प्रभावित उपदेशात्मक कथाएं। कौन सी हितोपदेश, कौन सी रचना है, तो हितोपदेश उपदेशात्मक कथाएं हैं। ठीक है, यह किस पर आधारित, तो यह पशु पक्षियों पर आधारित कहानी है। ठीक है, आगे देखेंगे इसकी रचनाकार कौन है, तो इसके जो लेखक है वह है नारायण पंडित। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो हितोपदेश नामक के जो लेखक है वह कौन है, नारायण पंडित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शाहनामा के रचनाकार है। ठीक है, शाहनामा के रचनाकार कौन है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए आंसर। ऑप्शन नंबर ए है आपका उत्वी, ऑप्शन नंबर बी है फिरदौसी, ऑप्शन नंबर सी है अलबुरानी, ऑप्शन नंबर डी है बरनी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे शाहनामा के बारे में। ठीक है, शाहनामा या उन्हें शाहनामे भी कहा जाता है, मतलब शाहनामा के साथ उन्हें शाहनामे भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे जो फारसी भाषा का एक महाग्रंथ है। अब ये किस भाषा में लिखा गया है, तो यह फारसी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। क्या है, एक महाग्रंथ है। जिसके रचिता कौन है, जिसके रचिता देखो अब याद करना हो तो आपको फारसी में लिखा गया है तो कौन हो गए, फिरदौसी। ठीक है, इजी है इसे याद करना। ठीक है, जिसकी रचयिता फिरदौसी है। यह पुस्तक 30 साल की मेहनत के बाद सन 1010 में तैयार की गई थी। कब तैयार की गई थी, 1010 में तैयार की गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें मुख्यतः दोहे हैं जो मुख्य 2 भागों में विभक्त है। क्या है, मतलब जो दोहों का बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है, मगर वो जो दोहे हैं वो भी क्या है, 2 भागों में विभक्त है। अब 2 भाग कौन से हो गए, तो पहला हो गया कवि और दूसरा क्या हो गया, ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक। हाँ, तो ऐतिहासिक शासकों से मेल खाते हैं। तो हम देखेंगे वापस से शाहनामा या शाहनामे फारसी भाषा का एक महाग्रंथ है। ठीक है, आगे देखेंगे जिसके रचयिता कौन है, जिसके रचयिता फिरदौसी है। आगे देखेंगे यह पुस्तक 30 साल की मेहनत के बाद कब बनी, कब तैयार की गई, तो 1010 में यह पुस्तक तैयार की गई थी। आगे देखेंगे इसमें मुख्यतः दोहे हैं जो मुख्य 2 भागों में है। क्या, एक कवि और एक ऐतिहासिक। ठीक है, तो शाहनामा के रचनाकार कौन है, तो शाहनामा के रचनाकार है
फिर 2C ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका रघुवंशम, ऑप्शन नंबर बी है अभिज्ञानु शाकुंतलम, ऑप्शन नंबर सी है कुमार संभवम, ऑप्शन नंबर डी है मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो पहले आपको बता दूं रघुवंशम के बारे में। तो रघुवंशम कालिदास की रचना है जो कि संस्कृत महाकाव्य में है। ठीक है, काय में है यह? संस्कृत महाकाव्य में है। यह कब की है? तो यह 10वीं शताब्दी की है। ठीक है, यह 10वीं शताब्दी की एक रचना है। फिर उसके बाद क्या आएगा? अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम यह भी कालिदास की ही रचना है जो संस्कृत में है। काय में है? संस्कृत में है। यह भाषा कौन सी? अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, इसमें क्या आएगा कि इसके 7 अंकों के राजा का दुष्यंत और शकुंतला। कौन है जो 7 अंकों का राजा था? दुष्यंत। इसके साथ साथ जो शकुंतला है कि प्रणय कथा का वर्णन है। ठीक है, किसमें? अभिज्ञान शकुंतलम में। आगे देखेंगे कुमार संभवम। तो कुमार संभवम भी कालिदास की ही रचना है जिसमें कालिदास के कार्तिकेय के जन्म से संबंधित महाकाव्य की गणना संस्कृत के पंच महाकाव्य में की गई है। किसमें की गई है? संस्कृत के पंच महाकाव्य में रचना की गई है, जिसे कुमार संभव के नाम से जाना जाता है। क्योंकि कुमार संभव क्योंकि यह कालिदास के जो बचपन से संबंधित एक महाकाव्य है। ठीक है, आगे देखेंगे मुद्रा राक्षस के बारे में। तो मुद्रा राक्षस के संस्कृत, अब मुद्रा राक्षस के बारे में आपको मैं बता देती हूँ। मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाख दत्त है। इसके रचयिता कौन है? इसके जो रचयिता है वह है विशाख दत्त। ठीक है, याद रखिएगा आप। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाख दत्त। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। कब रचना हुई थी इसकी? 4वीं शताब्दी में। ठीक है, 4वीं शताब्दी में हुई थी। आगे देखेंगे इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी चाणक्य की जो राजनीति थी उसमें जो सफलता उन्हें मिली थी उसका विश्लेषण किया गया है। किसका? चंद्रगुप्त और चाणक्य को जो सफलताएं मिली थी राजनीति में उसका वर्णन किया गया है। किसमें? मुद्रा राक्षस में। ठीक है, आगे देखेंगे इस रचना में जीवन संघर्ष के अंकन पर बल दिया गया है। ठीक है, तो हमसे देखो एक बार रिपीट कर देती हूँ। मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाख दत्त है। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी जो चाणक्य की राजनीति की सफलताओं का अपूर्ण विश्लेषण मिलता है। इस रचना में जीवन संघर्ष के अंकन पर बल दिया गया है। ठीक है, रघुवंशम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यह संस्कृत महाकाव्य है जो कि 10वीं शताब्दी में था। आगे अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में बताया तो यह 7 अंकों के राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय कथा का वर्णन है। और कुमार संभव में कालिदास के जो जन्म संबंधी है इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो मुद्रा राक्षस क्या है? कालिदास की रचना नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? ऑप्शन देखेंगे भरत मुनि, ऑप्शन नंबर बी है नारद मुनि, ऑप्शन नंबर सी है आपका झंडू मुनि, ऑप्शन नंबर डी है व्यास मुनि। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नाट्य शास्त्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नाट्य शास्त्र क्या होगा इसमें? मतलब नाटक से संबंधित होगा। ठीक है, तो नाटकों के संबंध में शासकीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में ही लिखा गया है नाट्य शास्त्र किसे कहते हैं, मतलब कि नाटकों से संबंधित होगा जो शास्त्र उसे क्या कहेंगे? नाट्य शास्त्र कहेंगे। ठीक है, इजीली है। आगे देखेंगे इस जानकारी का जो सबसे पुराना ग्रंथ भी नाट्य शास्त्र के नाम से। अब ये क्या जो नाटक का है यह सबसे पुराना ग्रंथ है। क्या है? सबसे पुराना ग्रंथ। किसका है? नाटक का पुराना ग्रंथ है। ठीक है, नाटक का पुराना ग्रंथ है। ठीक है, आगे देखेंगे जिसके रचयिता भरत मुनि है। कौन है इसके रचयिता? भरत मुनि थे, जिसमें संगीत, नाटक और अभिनय के संपूर्ण ग्रंथ के रूप में भरत मुनि के, मतलब इसमें किस किस का वर्णन है? इसमें संगीत का है, संगीत के बाद नाटक और जो अभिनय होते हैं ना उनका वर्णन किया गया है। काय में? नाट्य शास्त्र में। ठीक है, अभिनय के संपूर्ण ग्रंथ के रूप में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का आज भी बहुत सम्मान है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
5वां है जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ। ठीक है, ऑप्शन देंगे ऑप्शन नंबर ए है आपका पद्मावत, ऑप्शन नंबर बी है गीत गोविंद, ऑप्शन नंबर सी है नीति शतक, ऑप्शन नंबर डी है लीलावती। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, आप आंसर दिया करो, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप आंसर दिया करो, चाहे गलत हो या चाहे सही हो, आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो हम पहले पद्मावत के बारे में देखेंगे। तो जो पद्मावत है यह मलिक मोहम्मद जायसी की है। किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की है। उसके बाद है गीत गोविंद टीका, यह किसकी है? यह जयदेव की है। ठीक है, यह जयदेव की है। आगे देखेंगे उसके बाद क्या हैगा? नीति शतक। तो नीति शतक जो है यह लिखी है भर्तृहरि ने। ठीक है, किसने लिखी है? भर्तृहरि ने। ठीक है, भर्तृहरि ने। उसके बाद लीलावती है, तो लीलावती किसकी रचना है? लीलावती है भास्कराचार्य की। ठीक है, भास्कराचार्य की। तो मैं आपको पहले बता दूं कि देख लिया आप, पद्मावत किसके हैं? मलिक मोहम्मद जायसी में, गीत गोविंद किसकी है? जयदेव। फिर नीति शतक किसकी है? भर्तृहरि में, और लीलावती किसकी है? भास्कराचार्य की। ठीक है, आपने देख ली होगी। उसके बाद देखो हम देख लेते हैं जायसी द्वारा लिखित ग्रंथ। अभी मैंने आपको बताया कौन सा है? गीत गोविंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अब गीत गोविंद के बारे में जानेंगे। तो गीत गोविंद जयशंकर काव्य की रचना है। किसकी है? जयशंकर काव्य की रचना है। गीत गोविंद में श्री कृष्ण के जो गोपियाओं के साथ रासलीला की है ना, श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ जो रासलीला की है, उसके साथ साथ जो राधा का विषाद वर्णन है, कृष्ण के लिए जो व्याकुल है, जैसे गोपियाँ व्याकुल थी, उनके सखा वगैरह जो व्याकुल थे, मतलब कि अगर कहा जाए तो जो कृष्ण की लीलाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब जयदेव कौन थे? तो जयदेव का जन्म उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास एक गांव है जिसका नाम था कुंदलिब्बल। क्या था? कुंदबिलव। ठीक है, नामक एक गांव था जहाँ पे उनका जन्म हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे कि श्री गीत गोविंद साहित्य जगत में एक अनुपम कवि है। ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है कि गीत गोविंद के अनुपम कवि कौन है? तो श्री गोविंद साहित्य जगत को एक अनुपम कवि कृति है। मतलब कि जो गीत गोविंद है ना, इसे क्या कहा जाता है? एक अनुपम कृति भी कहा जाता है। गीत गोविंद को अनुपम कृति कहा जाता है। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की है। उसके बाद क्या आएगा? गीत गोविंद किसकी है? जयदेव की द्वारा लिखित है। नीति शतक किसकी है? तो भर्तृहरि की है। और लीलावती भास्कराचार्य की है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन है जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? गीत गोविंद टीका। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्न मुगल शहजादियों में से किसके प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखी है? मतलब कि किसने पुस्तक हुमायूंनामा लिखी है? ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो गुलबदन थे, कौन थे? गुलबदन बेगम। ये कौन थे? यह बाबर की बेटी थी। उसे अपने 7वें भाई हुमायूं के जीवन का चित्रण हुमायूंनामा की लेखक के रूप में माना जाता है। मतलब कि जो बाबर की बेटी थी, अब हुमायूं कौन थे? सौतेले भाई थे। ठीक है, किसके? गुलबदन के सौतेले भाई थे। इन्होंने क्या कहा था? अपने ही भाई के जो जीवन के चित्रण का वर्णन किया था, इसीलिए गुलबदन बेगम को क्या कहा जाता है? हुमायूंनामा पुस्तक के रचयिता कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? कालिदास की कृति पूछी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका किराता दुर्जनियम, ऑप्शन नंबर बी है दुष्कुमार चरित्रम, ऑप्शन नंबर डी है मूर्छकटिकम, ऑप्शन नंबर डी है आपका मल्लिकाग्निमित्रम। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप ज़रूर बताइए। तो चलिए हम चलते हैं। तो मैं इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका मल्लिकाग्निमित्रम। तो ठीक है, मल्लिकाग्निमित्रम के बारे में पूछेंगे। यह कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। क्या है यह? संस्कृत नाटक। ठीक है, यह एक संस्कृत नाटक है। आगे देखेंगे, यह 5 अंकों का नाटक है। कितने अंकों का नाटक है? अब यह 5 अंकों का नाटक है। ठीक है, संस्कृत नाटक है जो कि 5 अंकों का नाटक है। आगे देखेंगे
जिसमें मालवा देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन किया गया है। यह श्रृंगार रस का प्रधान नाटक है और कालिदास की प्रथम नाट्य कृति माना जाता है। अक्सर पूछा जाता है कि कालिदास की जो प्रथम नाट्य कृति क्या है, तो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा कि मालविका अग्निमित्रम क्या है, कालिदास की प्रथम कृति है। ठीक है, प्रथम कृति है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा कि मालवी अग्निमित्रम, जो कि संस्कृत का एक नाटक है जिसमें 5 अंकों का नाटक है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां आएगा आपका, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार है। ठीक है, ऑप्शन देंगे, ऑप्शन नंबर ए है आपका भवभूति, ऑप्शन नंबर बी है आपका कालिदास, ऑप्शन नंबर सी है ताराशंकर, ऑप्शन नंबर डी है शुद्रुक। ठीक है, आंसर कमेंट कीजिए। हाँ, ठीक है, तो अब हम रघुवंशम महाकाव्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में, रघुवंशम महाकाव्य के बारे में देखेंगे। तो रघुवंशम कालिदास द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य। अब ये भी कौन सा हैगा, ये भी एक संस्कृत महाकाव्य, मतलब अधिकतर जो कवि है इनकी भाषा सबसे पहले संस्कृत ही थी। ठीक है, ये आप जानते हो कि मैं संस्कृत में ही अधिकतर कवियों ने लिखा है। ठीक है, तो यह रघुवंशम कालिदास द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 19 सर्गों में रघु के कुल, ठीक है, रघु के कुल में उत्पन्न 19 राजाओं के 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, इस महाकाव्य में 19 सर्गों के रघु के कुल थे, मतलब जो रघु के कुल थे उनसे उत्पन्न हुए थे 29 राजा, मतलब उस कुल से जो 29 राजा थे उनके 21 प्रकार के जो छंद थे, ठीक है, उनका वर्णन किया गया है, जिसमें दिलीप, रघु, दशरथ, राम, कुश और अतिथि का विशेष वर्णन किया गया है। किस किस का विशेष रूप से है, तो दिलीप, रघु, दशरथ, राम, कुश और अतिथि का विशेष वर्णन किया गया है। वे सभी अब ये क्या करते थे, रघुवंशम क्या करते थे, ये सभी लोग इसमें वे सभी समाज में आदर्श स्थापित करने में सफल हुए, मतलब आदर्श स्थापित करने में सफल हुए, इसलिए इनको क्या करा, रघुवंशम महाकाव्य में वर्णन कर दिया गया था। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार कौन है, तो हमने अभी पढ़ा कि रघुवंशम काव्य के रचनाकार है कालिदास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे आपका है चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी है सेल्यूकस, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है मेगस्थनीज। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है। किसके, चाणक्य और कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य भी एक ऐड कर लेना, अगर चाणक्य ऑप्शन नहीं आया तो कौटिल्य। ठीक है, अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है। देखो ये भी संस्कृत ग्रंथ हो गया है। आगे देखेंगे इसमें, अब संस्कृत ग्रंथ, अब इसमें अर्थशास्त्र में किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें राज्य भाषा, कृषि, न्याय एवं राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। किस किस पर, सबसे पहले राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति के विभिन्न पहलुओं का विचार किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, चाणक्य या कौटिल्य। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह अर्थशास्त्र के लेखक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हर्षचरित के लेखक कौन है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है आपका हरिसेन, बी बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर सी है आपका अमर सिंह और ऑप्शन नंबर डी है आपका कालिदास। ठीक है, तो हमें पढ़ना है हर्षचरित्र के बारे में। तो हर्षचरित संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है। किसके, ये देखो ये वाला काव्य भी क्या है, ये भी संस्कृत में है। ठीक है, मतलब अधिकतर क्या है, संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। ठीक है, तो हर्षचरित्र संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का चित्रण, जो जीवन चित्रण है उसका वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है हर्षचरित्र में, देखो इजीली सिंपल है कि हर्षचरित्र है तो हर्षवर्धन का जीवन का चित्रण है, हो जाएगा आपको याद ही तो कि हर्षचरित्र है तो कौन से राजा, सम्राट, भारतीय सम्राट कौन। अब देखो भारतीय सम्राट किसे कहा गया है, तो भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का भी कहा गया है। ठीक है, तो हर्षचरित्र हर्षवर्धन का जीवन चरित्र पर आधारित है।
जिसमें ऐतिहासिक कथानक से संबंधित यह संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो प्राचीन जो ग्रंथ है ऐतिहासिक कथानक से संबंधित, ठीक है, ऐतिहासिक कथानक से संबंधित जो प्राचीन ग्रंथ है वो कौन सा है? हर्षचरित्र है। ठीक है, सब देखिएगा, ठीक है, ऐतिहासिक कथानक से है यह प्राचीन ग्रंथ। ठीक है, तो हमारा हमसे क्वेश्चन पूछा है हर्षवर्धन के लेखक कौन है? तो हर्षवर्धन के लेखक कौन है? बाणभट्ट। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो देखो, ऑप्शन नंबर ए है आपका पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी है पाणिनि, ऑप्शन नंबर सी है कौटिल्य, ऑप्शन नंबर डी है भारद्वाज। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप ज़रूर बताइए, बार बार कह रहे हैं हम आपसे। तो देखिए अष्टाध्यायी के बारे में, अष्टाध्यायी, अब अष्टाध्यायी क्या होता है? 8 अध्याय वाला। ठीक है, अष्टाध्यायी किसे कहा गया है? 8 अध्याय वाला। ठीक है, 8 अध्याय होते हैं जिसमें उसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम, जिसमें महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, क्या है? महर्षि पाणिनि द्वारा यह एक संस्कृत का व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है, जो कब लिखा गया था? जो 700 ईस्वी पूर्व में लिखा गया था। ठीक है, 700 ईस्वी पूर्व में लिखा गया था। आगे देखेंगे, इसमें 8 अध्याय। देखो, अब अष्टाध्यायी होगा तो 8 अध्याय होने ही है। ठीक है, नाम से स्पष्ट होता है कि अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय। प्रत्येक अध्याय में 4 पद है और प्रत्येक पद में 38 से 220 तक के सूत्र है। ठीक है, इस प्रकार अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और 32 दर और सब मिलाकर कितने? लगभग 400 सूत्र है। ठीक है, कितने सूत्र है इसमें? 400 सूत्र है। ठीक है, किसमें? अष्टाध्यायी में। आगे देखेंगे, इसके साथ यह महामुनि काव्यान का विस्तृत वास्तविक ग्रंथ है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है कि अष्टाध्यायी निम्नलिखित में किसकी रचना है? तो हमने अभी पढ़ा कि ऑप्शन नंबर बी पाणिनि की रचना है। अब यह कब इसकी रचना मतलब कब विकसित हुई? तो यह 700 ईस्वी पूर्व है। ठीक है, इसमें कितने सूत्र है? इसमें 4000 से ज़्यादा सूत्र है। आगे देखेंगे, इसमें कितने अध्याय? तो इसमें 8 अध्याय है। ठीक है, अब 8 अध्याय होने के साथ साथ जो प्रत्येक पद में 38 से 8 मतलब 38 पद है जिसमें 8 अध्याय है, जिसमें 32 दर है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आई होप आपको आज क्लास अच्छी लगी होगी। आप इन सभी को अच्छे से रिवीजन कर ली, क्योंकि यह क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,